ये नीट और नेट यूजीसी नेट का नीट का एग्जाम स्कैम हो गया, लीक हो रहे हैं पेपर। अभी एक डेटा निकला था जिसमें हमें पता चला है कि जेईई में लगभग 181 बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। वो पेपर मतलब 3 बजे होने वाला था, टेलीग्राम पे मेरे पास आया, मैंने उसकी वीडियो बनाई, मैंने सीबीएसई को, मैंने एनटीए को, मैंने सबको बाकायदा मेल किया। आप समझेंगे उन्होंने कह दिया ऐसा कुछ हुआ नहीं। नीट का रिजल्ट उस दिन डिक्लेयर किया जा रहा है जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है। ये सुसाइडल टेंडेंसी मानसिक स्थिति को इस स्तर तक गिराने में कई बार पेरेंट हो सकते हैं जिम्मेदार। जब हम विद्यार्थी होते हैं, खासतौर से जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, तो हर कोई हमसे बस एक ही सवाल पूछता है कि तैयारी कैसी चल रही है। कोई ये नहीं पूछता कि तुम कॉन्फिडेंट हो अपनी तैयारी के साथ, कि तुम अकेलापन तो महसूस नहीं करते पढ़ते समय, या कोई बस यही पूछ ले कि तुम ठीक हो। और इन सब बातों का ज्यादा ध्यान या ज्यादा ख्याल किसको रहता है? जो खुद इस दौर से गुजरा होता है। तो चलिए आज इन्हीं अनकही अनसुनी बातों पर चर्चा करते हैं हमारे 3 खास मेहमानों के साथ। मैं जल्दी से उन 3 खास मेहमानों को आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, उन सभी मेहमानों का। तो हमारी जो पहली मेहमान है, उन्होंने एज इज जस्ट अ नंबर इसे साबित कर दिखाया। समाज के ताने और शादीशुदा जिंदगी की समस्याओं के बावजूद इन्होंने लेट 30s में यूपीपीएससी का एग्जाम दिया और उसे क्लियर किया। इसलिए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हम दीपा भाटी का। अब हमारी जो दूसरी मेहमान है, उनकी जोश टॉक से मैंने तो ये सीखा कि मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और अच्छा। और अगर आपको कोई कार्य नहीं आता है, समझ ही नहीं आता है कुछ, पर अगर आप उसमें खूब जी जान लगा दे तो आप उसमें उत्तीर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं। इसी के साथ स्वागत करते हैं हम सबकी चहेती केमिस्ट्री टीचर डॉली शर्मा का। अब बात करते हैं हमारे तीसरे मेहमान की। इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और चल पड़े अपने सपनों की ओर। जिंदगी में आए उतार चढ़ाव से इन्होंने सीखा इंतजार का महत्व। इन्होंने अपने इंस्टीट्यूट की शुरुआत की और सिर्फ उस समय 3 छात्र थे इनके इंस्टीट्यूट में, और आज इनके उसी इंस्टीट्यूट में लाखों बच्चे इनसे पढ़ने आते हैं। प्लीज वेलकम द फाउंडर ऑफ अध्ययन मंत्रा, रोहित वैद्यवान। मैम इसी तरह अपना ही सेशन रखने वाले हैं। सबके पास बहुत सारे सवाल हैं और वो आपसे पूछेंगे, तो हम आशा करते हैं हमें सारे जवाब जैसे आपसे यूजुअली क्लास में पूछे जाते होंगे क्वेश्चंस, वैसे ही आज सबके पास क्वेश्चंस हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन पहले इस सवाल से मैं ही शुरू करती हूँ। मैम सर, जैसे अभी हाल फिलहाल में ये नीट और नेट यूजीसी नेट का एग्जाम स्कैम हो गया, लीक हो रहे हैं पेपर, तो क्या लगता है आपको कि इससे जो विद्यार्थी है उनका भविष्य खतरे में है, और सरकार इस पे कुछ सख्त कदम क्यों नहीं उठा रही है अभी तक? आपका क्या विचार है इस पे? बिल्कुल मैम, लेटेस्ट अभी हम सभी को पता है, और वो पेरेंट्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी, और इवन टीचर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग रहा है कि ये नीट का पेपर लीक होना या नीट के पेपर में स्कैम होना, ग्रेस मार्क्स मिलना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हैं। तो सबसे पहली बात कि नीट का एग्जाम किस चीज़ के लिए होता है? जो बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, जिसका सपना होता है डॉक्टर बनना। और अगर इस चीज़ में स्कैम हो रहा है तो ये बच्चों के साथ नहीं हो रहा है, ये हमारे देश के भविष्य के साथ स्कैम हो रहा है। क्योंकि एक बच्चा, अगर अच्छा बच्चा जो डिजर्विंग है, क्वालिफाइंग है, वो डॉक्टर बनेगा तो वो एक अच्छा डॉक्टर बनेगा, वो डिजर्विंग है, वो हमारे देश के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट को डेफिनेटली इस पर एक्शन लेना चाहिए, और बहुत सारे टीचर्स हैं जो एकजुट हुए हैं और इस पर डेफिनेटली एक्शंस ले रहे हैं और अपनी आवाज उठा रहे हैं, और पूरी कोशिश है कि उस पर एक्शन लिया जा रहा है, और गवर्नमेंट को डेफिनेटली इस पर एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि ये एग्जाम ऐसा एग्जाम नहीं है, मतलब कोई भी एग्जाम हो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पर आप बच्चे की मेंटल पीस के साथ ही नहीं, मतलब अपने देश के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इस पे एक्शन होगा, जहां तक ये उम्मीद है। मैं
देखिए, जैसा मैम कह रही हैं, इस तरीके की परीक्षाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता होना बहुत जरूरी है, वरना लोगों का भविष्य तो धूमिल हो ही रहा है, लोगों का विश्वास खोते हैं। तो हम सरकार को बहुत सख्त और सख्त कानून बनाने चाहिए और जो दोषी हैं उनको जल्दी से जल्दी सजा देनी चाहिए, ताकि हमारा भरोसा Exactly. इन परीक्षाओं पे बना रहे। देखिए, मुझे लगता है आज के टाइम में जो एग्जाम हो रहे हैं ना, उसके पीछे कई सारे रीजन है। एक तो ना आप ओवरलोडेड हो जाते हैं एक जगह जाके। जैसे एनटीए के पास ना पहले क्या होता था, सीबीएसई अलग अलग बोर्ड अलग अलग एग्जाम लेता था। आजकल आपने क्या कर दिया कि एक मान लीजिएगा टोकरी है, उसमें उतना सामान लीजिएगा जितना आप लेके चल सकते हैं, लेकिन आप क्या कर उसमें डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, अभी फोकस तो सिर्फ नीट पर आ गया क्योंकि वो तो हाईलाइट हो गया। लेकिन अगर आप इसे थोड़ा सा पीछे जाएंगे, इस नीट से भी पहले जब बच्चों को एक सीयूटी का एग्जाम आया है, वो सीयूईटी का एग्जाम ऐसा एग्जाम रहा है जिस पर अगर जाएंगे तो हर दिन सिस्टम ऑफ थे, हर दिन बच्चा पेपर नहीं दे पा रहा था, हर दिन बच्चे के साथ कुछ ना कुछ सेंटर के आ जाते के लिए। अब ये तो पता चल गया कि जिसके बारे में आपने हाइप बनाया उसको तो पता चला स्कैम है ये वाला। लेकिन इससे रिसेंटली अभी हमारा एक एग्जाम हुआ था, मैं बताता 21 उसको जनवरी को सीटीईटी का एग्जाम, और मैं गुड़गांव में ही था, मेरा एक पॉडकास्ट था, और जब हमें आंसर की बनानी थी तो मैं आंसर की बनाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा था। उससे पहले मेरे टेलीग्राम पर वो पेपर आ चुका था, और वो पेपर मतलब 3 बजे होने वाला था। टेलीग्राम पे मेरे पास आया, मैंने उसकी वीडियो बनाई, मैंने सीबीएसई को, मैंने एनटीए को, मैंने सबको बाकायदा मेल किया, सबको वीडियो बनाई। आप समझेंगे उन्होंने कह दिया ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो नीट वाले पेपर में सिर्फ ये कह के पीछे छुड़ाने वाली कोशिश आ रही है कि बिहार में हुआ था, बाकी सारी जगह पे नहीं हुआ था। देखिए, अगर वो तो एक कहावत बड़ी पुरानी से है कि एक जो मछली है ना, वो पूरे तालाब को गंदा कर देते है, खराब से पूरी टोकरी को खराब कर देता है। तो सेम तरीके से पहले आपको अपना प्रोसेस बदलना पड़ेगा कि आपको ये देखना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर फील्ड में पर्टिकुलर एजेंसी को आप पर्टिकुलर काम दे, ताकि उस पर एक तरीके से, जैसे हमने जब अपने यहाँ एग्जाम पेपर सेट बनाते थे तो यूनिवर्सिटी में क्या होता था, 30 लोग चुने जाते और 30 को वो काम दिया जाता था कि आप 10 क्वेश्चन बना लीजिएगा। और जब लास्ट में क्वेश्चंस बढ़ता था ना, हमें खुद नहीं पता होता था कि हमारा क्वेश्चन आया कि नहीं आया। जब बच्चे के पास आता था तब, तो इसका मतलब आप एक एजेंसी पर्टिकुलरली पहले ही पता चल जाती है कि पेपर कहाँ छपने वाला है, कहाँ नहीं। तो उस पर अगर थोड़ी सी आप प्राइवेसी कर लेंगे तो शायद ये काम आसानी से क्या रुक जाएगा। और एक एग्जाम हो, 2 एग्जाम हो, 3 हो, अगर इस पूरे साल में चलेंगे तो ये साल जैसे पिछला जो लीप ईयर नहीं है, ये लीक ईयर है। मतलब आप इसे जाएंगे तो लीप ईयर नहीं। आप यूपी पुलिस का पेपर देख लीजिएगा, आप उसका इससे पहले टीचिंग का कोई एग्जाम देख लीजिएगा, नीट का, और इवन सर यूपीएससी लेवल के एग्जाम्स भी, मतलब आप देखिए एक ही जगह के एक ही गांव के 10 लोग आईएएस बन रहे, ये हाईलाइट होता था। बट ये है कि उस टाइम पे इतनी आवाज नहीं उठाई या इसी तरीके से चीजें डिनाइल हो जाती थी। बट आज चाहे जिस भी वजह से, चाहे चीजें पब्लिसिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, या हमारे इतने सारे चैनल्स बन चुके हैं कि वो जो वॉइस रेज हो रही है उसको कोई दबा नहीं पा रहा है। कोशिश इस बार भी पूरी थी। नीट का रिजल्ट उस दिन डिक्लेयर किया जा रहा है जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है। पूरे सभी लोगों का ध्यान उस तरफ है और सभी लोगों को इस चीज पर ध्यान लाने में समय लग गया कि नीट में इतना बड़ा स्कैम हुआ है। जो रिजल्ट 14 जून को डिक्लेयर होने वाला था वो 4 जून को डिक्लेयर हो रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं, मतलब एक ऐसी बच्ची, गुजरात से एक रिजल्ट आया था 720 आउट ऑफ 720, जिसके फिजिक्स में 1 नंबर है। कैसे पॉसिबल है सर, कैसे पॉसिबल है? मतलब स्कोर इतना डिफरेंस। और ये आईपीएल का मैच नहीं है, ये क्रिकेट मैच नहीं है कि पहले 10 ओवर में अगर किसी ने इतने रन बनाए हैं तो लास्ट के 10 ओवर में वो इतने रन बना देगा। ये क्रिकेट का मैच नहीं है। कितना ऑब्वियस है, मतलब एनटीए को इस बात की इतनी सीरियसनेस नहीं है तो कैसे होगा? मतलब आप ये समझिए कि क्वेश्चन पेपर में बच्चा सबसे पहले वो क्वेश्चंस अप्रोच करता है जो उसको आते हैं, जो उसको नहीं आते वो क्यों उसे अप्रोच करेगा? उसके बेसिस पर आप एनालाइज कर रहे हो कि हाँ वो लास्ट के टाइम में भी इतने क्वेश्चन बना लेगा, और उस बेसिस पे मतलब फिर तो स्कोर 750 भी गया होगा। वो तो आपके पास लिमिट नहीं थी, नहीं तो आप उसको 750 भी दे सकते थे। तो ये बहुत ही बड़ा स्कैम है। और एनटीए जैसे मतलब जो पेपर कंडक्ट करा रहा है वो इस सीरियसनेस को क्यों नहीं समझ पाया, जो कि आपने कहा ओवरलोडेड हो गया। तो एब्सोल्युटली यार, मतलब ये एग्जाम्स, मतलब बच्चा अपनी पूरी बात सोचेंगे, सॉरी टू इंटरप्ट,
18 तारीख को यूजीसी नेट का एग्जाम होता है। Exactly. शाम में यूजीसी की वेबसाइट पे आता है, वी आर प्राउडली अनाउंस दैट वी डिड अ वेरी ग्रेट जॉब, और उसी के थोड़े देर बाद ना रात को 10:30 बजे एजुकेशन मिनिस्ट्री देते हैं कि हम इसमें एग्जाम को कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ कमियां हैं। तो आप सोचो क्या चल रहा है, मतलब दो डिपार्टमेंट एक दूसरे के, एनटीए एजुकेशन किस किस तरीके से कहा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर एनटीए आ रहा है, एनटीए के साथ सीबीएसई जा रहा है, सीबीएसई से स्कूल जा रहे हैं, तो कहाँ क्या है वो पूरी की पूरी जो लाइन है ना, अगर इस पे बात करते जाए ना तो फिर पता चलेगा कि आपको ना एग्जाम देते टाइम ना ये डर रहता है कि मैं जा तो रहा हूं बस इसलिए क्योंकि मेरे पैसे लगने हैं और पेपर देने जाना है, वरना एक बात तो मन में घूम ही रही होगी, पेपर कैंसिल तो कहीं ना कहीं पीछे से आ जाए। और आजकल तो ये होने, अगर नहीं भी हुआ ना तो किसी ने अगर यूट्यूब पर वीडियो बना दी तो 4 बच्चे कहने लगे कि हाँ पेपर लीक हो गया, पेपर लीक, फिर वो और निगेटिव, अगर नहीं भी हुआ तो भी निगेटिव होगा। अब बच्चों का माइंडसेट ऐसा हो गया, जो बच्चा अपनी पूरी मेहनत से अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना अच्छा स्कोर लेकर आया 663, बहुत अच्छा स्कोर है, अब आज वो इस डाउट में है कि मुझे कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा अपने स्टेट में। तो ये डाउट क्रिएट होना, वो बच्चा टेंशन में, मैम रीनीट तो नहीं होगा, मतलब तो सॉरी फिर मेरा ना इंटरप्ट पूरे एपिसोड में सबसे ज्यादा छला हुआ जो महसूस करते हैं वो बच्चे ही करते हैं। ये तो बोर्ड ने अपने साथ गड़बड़, सबसे पहले क्या होता था कि यूपी बोर्ड का रिजल्ट लेट आता था, सीबीएसई का पहले आता था। अब होने क्या लगा, ये जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ करते थे तो मेरिट बेस पे हुआ करते थे, सीयूटी के आने से पहले भी, तो होता क्या दिल्ली का अगर रिजल्ट पहले आ गया तो बच्चे का एडमिशन मिल जाता था। इस चक्कर में क्या किया यूपी बोर्ड ने, क्या कर दिया, उससे पहले रिजल्ट लाना शुरू किया, उससे पहले फिर बिहार वाले लाने, उसके बाद आप ना जाइएगा 2005 से पहले की तरफ, तो यूपी में बहुत कम लोग होते थे जिनका स्कोर 75 प्लस या 80 की रेंज में आता था, और उसके बाद आजकल रेंज ये आने लगी, आज आ रही 99.9। मान लीजिएगा मेरे से नीचे फ्लोर पे है, मैं ऊपर हूँ, मेरे बच्चे के 99.8 आए, इनके 7 आ गए, तो यही पूछेंगे तेरा 1 पॉइंट, जो 0.1 वाला है कम कैसे आया है, कुछ नंबर का तो कुछ वो है नहीं। तो ये तो एक ऐसी चीज होगी कि हमने कहीं ना कहीं क्रिएट हमने ही कर दिया ये वाला। तो ये जो मार्किंग कर रहे हैं, ये परसेंटेज जो बढ़ा रहे हैं, ये ना अगर बदलेगा नहीं तो अभी भी जो आप बोल रहे हो ना मार्किंग सिस्टम जो एक्चुअली हमारा चेंज हुआ वो बच्चों का ये सुसाइडल टेंडेंसीज, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए हुआ था। ये उनको इस तरीके से नहीं कि नंबरों की होड़ में लग जाए, बच्चे की अभी 97 आ रहे हैं और फिर पेरेंट ये कह रहे हैं। yesterday I was talking to a girl of my daughter's friend, she was sitting, so I asked her कि you got 97, very good score, तो she told me कि मम्मा पापा का प्रेशर है कि कभी इससे कम परसेंटेज ना आ जाए अगली कक्षा में। मतलब they are creating pressure, I don't know किस तरीके की हम पेरेंटिंग अपने बच्चे को किस एक रैट रेस में दौड़ा रहे हैं। लाइक लास्ट में आपके सवाल पे एंड करके कि पेपर लीक होने वाला जो काम है ना, इस पेपर लीक में सबसे बड़ी चीजें जो आ रही है ना, आप मेंटली इतना अपने आप को डिस्टर्ब कर लेते हैं, और एक बिल्कुल छोटा सा अगर लेके चलें, खाली एक पेपर लीक नहीं होता। आप सोचिए कि बच्चा बिल्कुल एक मेंटल स्टेज के साथ पेपर देने जाता है। हम जिस दिन पेपर देने जाते थे आप लोग, तो उस दिन एक अजीब सी खुशी होती थी कि यार आज एग्जाम है। जिस दिन रिजल्ट आता तो उससे ज्यादा खुशी देता था। उसके बाद जब रिजल्ट में ना वो एंटर करते थे रोल नंबर, उस टाइम 36,000 भगवान याद है, भगवान जी पास करा देना ये वाला, तो जब जाके एंटर करते थे और उसके बाद खुशी होती थी। और खुशी होने के बाद लोग हमसे पार्टी नहीं मांगते थे, हम कहते चल पास हो गए, पार्टी दे रहे हैं। वो छोटी सी पार्टी होती थी, चाहे समोसे क्यों ना खिला दे। आज पास भी हो जाते तो लोग उस खुशी को नहीं सेलिब्रेट कर रहे, तो मेंटली ये एग्जाम लीक होने से जो विश्वसनीयता है इन पे प्रश्न चिन्ह लग गया हर दूसरे दिन। आप तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सर मेरा इसी में एक फॉलोअप क्वेश्चन है जी। मेरी कजिन है जो पिछले 6 साल से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है, ठीक है। वो हर साल एग्जाम देती है, तैयारी करती है, कभी यूपी पुलिस का, कभी यूपी पीएससी का, और शाम तक या 2 दिन बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। और अब उसकी एज है 27 के आसपास, और उसका मोरल एकदम खत्म हो चुका है। तो मुझे क्या करना चाहिए उसका मोरल अप करने के लिए? सेम टाइम पे कोचिंग से बहुत फायदा उठाती हैं कि जैसे पेपर लीक होता है तुरंत 2 महीने बाद 3 महीने बाद कोई क्रैश कोर्स लेकर जाते हैं। तो प्लस लड़कियों के साथ क्या होता है कि घर वालों की तरफ से भी बड़ा कम टाइम उनको दिया गया है अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि वो अलग शहर में रह रही है, कोचिंग कर रही है, रूम का रेंट जाता है वगैरह वगैरह। तो उसके फाइनेंशियल भी अब पेरेंट्स ने थोड़ा लिमिटेड वो करना स्टार्ट कर दिया है। तो 5 साल तैयारी करने के बाद भी, 6 साल तैयारी करने के बाद भी, पूरी तैयारी करने के बाद भी वो कहीं पहुंची नहीं है। प्लस उसका जो मेंटल स्टेट वो लगातार गिरती जा रही है। तो उससे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? मतलब देखिए, मैं अगर इस सवाल का जवाब दूं तो आप कुछ नहीं कर सकते, करना उनको ही है, पहला तो बात ही है।
और अगर घर वाले जैसे वो ना एक बड़ा महाभारत में कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो कर्म करते रहना चाहिए। देख हर बार, इस बार मेरी एक बार बीच में मेरी सीबीएसई के साथ एक वो ही थी, मतलब बहुत बड़ी से एक चली थी वह, मैं कई सारी मेल्स लिखे, कई सारे लेटर्स लिखे वाले। आप ना एक कैलेंडर जैसे बनाते हैं, जैसे टीचिंग में कोई कैलेंडर ही नहीं बना आज तक। बच्चा तैयारी कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं। जैसे यूपीएससी का में कैलेंडर आता है कि हाँ आएगा ही आएगा, नीट का भी एक कैलेंडर है कि आएगा आएगा, लेकिन टीचिंग में आज तक ऐसा कोई कैलेंडर बना नहीं। अब होता है क्या है कि लाइफ में ना अब ऑप्शंस क्या, बच्चे ने तैयारी करी थी अपने एक एम को पाने के लिए, क्योंकि अगर उसने सोचा कि क्या क्या करूँ तो वैसे सेलेक्ट नहीं होगा। इफ यू हैव ऑप्शन देन यू डजंट हैव सिलेक्शन, तो आपको ऑप्शन इतने रखने ही नहीं चाहिए। अब आपके बच्चे ने या मेरी बहन ने या आपकी बहन ने तैयारी करी सुपर टेट की, तो इसका मतलब गवर्नमेंट को ना तैयारी करके चलना चाहिए कि इस टाइम का बच्चा आ रहा है, इस टाइम के लिए उसका ये बैच बन रहा है, तो इसका मतलब इस टाइम इतनी टाइप की वैकेंसी। आप एक साथ लाखों वैकेंसी मत दो, लेकिन आप छोटी छोटी वैकेंसी दो। अब छोटी छोटी वैकेंसी का फायदा क्या होता है कि आपको ना बेस्ट स्टूडेंट मिलते हैं हर बार। जब क्या होगा, अब लीक होने के पीछे का जी, रीजन भी बिल्कुल बता सही दूं मैं कह ये रहे हैं वाला। सर, बिल्कुल हाँ, सही कह रहे हैं। मैं इंटरप्ट जी, करना जी, कोई चाहती बात हूँ कि नहीं। हमारे साथ ऑफिसर्स की हम्म। इनफैक्ट अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे हम्म। इसी रिगार्डिंग कि एक साथ जब बल्क में सरकार इतनी नौकरियां निकालती है तो होता क्या है कि इससे क्रीम के साथ साथ थोड़ा कम नॉन वाला क्वालिफाइंग बच्चा, भी हर आ तरीके रहा के है। बच्चे सेलेक्ट होते हैं। बिल्कुल। रादर देन हमें क्या करना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए हमें प्रति वर्ष इतनी नौकरियां निकालनी और मैडम इससे भी बड़ी बात जो मैं बताना चाहता हूँ, जो पेपर लीक का जो सिचुएशन कहाँ से निकल के आती है, मैं ये बता, जब आप एक साथ वैकेंसी निकाले और जो बच्चा उनका वाला जो 30 के बिल्कुल लास्ट पे है, पता उसके पास एक ऑप्शन आए कि शायद मुझसे ज्यादा यंग एज वाला है, उसका माइंड मुझसे ज्यादा शार्प है, वो जॉब ले लेगा, तो वो ना फिर दूसरा तरीका ढूंढता है। और वो जो दूसरा तरीका ढूंढेगा वो पेपर लीक वाला ही तरीका होता है। वो ऐसे लोगों को ढूंढेगा कि कहीं से उसे पैसे मिल जाए और सिर्फ क्या उसे मिल जाए, नौकरी। क्योंकि वो सोचता है कि अगर ये नौकरी नहीं मिली तो इसकी जो पिछली डिग्री है वो भी खराब हो जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, पेपर क्या होगा, आप जाएंगे, तो मैं किसी स्टेट का नाम नहीं लेना चाहता, वो आप मतलब इनडायरेक्टली समझ जाएंगे जहां भी, तो जहां से अगर पेपर लीक होते हैं, आप कभी ये देखिएगा पेपर लीक होने के बाद जो सिलेक्शन होते हैं वो किसी यंग एज वाले स्टूडेंट के होते हैं, या वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे लगा हुआ जिसके साथ नहीं। तो मैं इस पूरी रिसर्च को अगर आपको दिखाऊं तो पेपर लीक के बाद जितने भी सिलेक्शन मिलेंगे आपको, मैक्सिमम बोल रहा हूं, मतलब 100% तो नथिंग इज 100%, बट उसमें अगर आप जाएंगे तो उनके सिलेक्शन मिलेंगे जो बिल्कुल क्या होगा, बाउंड्री लाइन। ये बहुत ज्यादा ये वाला हो गया। तो अब ये हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब ये वाली बात है फिर इंसान के पास हुई है, जैसे हम लोगों ने भी पहले गवर्नमेंट जॉब ली, उसके बाद वो छोड़ दी। मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि मैंने छोड़ी तो किसी ने मुझे तूने एक सीट खराब कर दी, लेकिन मैंने सीट खराब नहीं करी थी, क्योंकि मैंने अपनी ट्रेनिंग के दौरान पहले देनी, तो मेरे बाद वेटिंग लिस्ट थी, तो मेरी जगह अगर मैं निकल गया तो कोई चला गया, तो मेरे को आज तक इस बात का कभी वो नहीं लगता, बुरा लगता कि भाई मैंने किसी की सीट खराब की, तो वेटिंग में चले गए थे। लेकिन बहुत बार क्या, तो लोग 2 या 3 साल के बाद नौकरी छोड़ते हैं या कुछ करते हैं, वो भी है। बट आपके साथ बस यही मैं बोलूंगा कि अगर कोई बच्चा उस टाइम पर उसे जॉब नहीं मिल पाई तो वो बिल्कुल भी हताश तो देखे होना है। और एक विराट कोहली का बड़ा प्यारा सा है कि मजबूर वो नहीं होता जिसे नौकरी या काम नहीं होता, मजबूर होता है जिसके भगवान ने हाथ पैर और दिमाग ना दिया हो। तो जिसके पास भगवान ने हाथ पैर दिमाग दिया है, इन परीक्षाओं की तैयारी की है, वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पा ही लेगा डेडिकेशन के साथ। नेवर नो, हो सकता है दे आर नॉट सेलेक्टेड, ये इसमें इसका ये कारण नहीं है कि वो एफिशिएंट नहीं थे, वो एफिशिएंट थे, बट वी हैव ओनली फ्यू सीट्स। हम इतनी चुनिंदा मुट्ठी भर सीट्स होती हैं हमारे यहाँ, उस पे कितने बच्चे सेलेक्ट होंगे? लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, टफ कंपटीशन के कारण वो रह जाते हैं। तो वो जिंदगी की किसी न किसी मुकाम पे, एज जैसे कि अभी मैं बात कर रही थी मैम से कि वंस व्हेन आई क्लियर्ड माय 12th स्टैंडर्ड, आफ्टर माय 12th स्टैंडर्ड आई प्रिपेयर्ड फॉर मेडिकल एग्जाम। इनफैक्ट मैंने अपने ग्रेजुएशन के 3 साल जो है, नीट नहीं होता था उस टाइम, तो सीबीएसई कंडक्ट करता था ये एग्जाम, तो मैंने ये सारे मेडिकल एग्जाम्स दिए। समहाउ आई गॉट सेलेक्टेड इन बीडीएस आल्सो, बट वही कि एमबीबीएस में डॉक्टर बनना है, वो एक ख्वाब था, वो रह गया अधूरा। तो हो सकता है मैं डॉक्टर नहीं बन पाई, तो उस कारण जो मैंने ज्ञान या नॉलेज, जो मैंने अपना स्किल सेट डेवलप हुआ, जो सिटिंग आवर्स जो मेरे बने, वो एक मुझे जीवन में कहीं ना कहीं मेरे हेल्प किए। जब मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की तो मैं वो मेहनत मेरी यहाँ पे काम आई। बिल्कुल, तो मतलब पेरेंट्स को ये बोल देना चाहिए वाली बात के साथ कि देखिए आप काम करिएगा, मेहनत करिएगा, जो होगा देखा जाएगा। अभी हम लोग अगर सरकारी जॉब नहीं है तो आज भी तो हम यही हैं, आपके सामने कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। और जिस इंसान के अंदर कुछ ना कुछ करने का वो होता है ना, वो कर ही लेता है। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जैसे आपने बोला कि कुछ ना कुछ वो कर लेगा, कि एक बच्चा जो 20 साल या 21 साल की उम्र में तैयारी करना स्टार्ट कर रहा है और 30 तक जा रहा है, और वो लगातार
पेपर लीक और इस तरीके की चीज़ें का सामना कर रहा है। इस बीच उसने सिर्फ सरकारी नौकरियों की तैयारी करी है, उसने एक्सेल सीट पर काम करना तक नहीं सीखा है। ठीक है, जैसे मैं अपने कलीग से बहुत सारे को देखता हूँ जिन्होंने 28, 29, 30 में अपना करियर स्टार्ट किया है। वो अपने आप को कंपेयर कर रहा है अपने उन दोस्तों से जिन्होंने 20-21 में करियर स्टार्ट किया था। तो आपको नहीं लगता कि सरकार का या पूरे सिस्टम का सिस्टमेटिक और स्ट्रेटजिकली एक पूरी नस्ल को खराब किया जा रहा है, किसी के 10 साल छीने जा रहे हैं? देखिए, जब आप प्रिपरेशन करते रहते हैं ना, वो कहते हैं कि आज प्रिपरेशन करते हुए सबसे ज्यादा जरूरत है बच्चों को स्मार्ट स्टडी करने की। ये नहीं कि अंधों की तरह प्रिपरेशन किए जा रहे हैं। दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज एग्जाम्स, अगर एक्चुअल में मैं मानूं डेडिकेशन के साथ उन्होंने प्रिपरेशन की है तो डेफिनेटली वो कोई ना कोई एग्जाम क्रैक कर लेगा। वो बैंक पीओ निकाल जाएगा, यूपीएससी नहीं हुआ तो यूपी पीसीएस हो जाएगा, बीपीएससी निकाल देगा, कुछ ना कुछ वो एग्जाम क्रैक कर लेगा। वो जीवन में कुछ नहीं तो एक एजुकेटर बन जाएगा, करना चाहेगा। हमेशा इन एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए अपने दिमाग में ये बात ध्यान में रखें कि मेरे पास एक प्लान बी सी डी, जो स्मार्ट होते हैं वो रखते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। दोज हु आर प्रिपेयरिंग सोशियोलॉजी, मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जिनकी ऑप्शनल सब्जेक्ट वो होता है, उससे मीनवाइल वो नेट भी निकाल लेते हैं ताकि वो ये ना कर पाए तो प्रोफेसर बन जाएंगे। तो इससे वो एक अनावश्यक जो प्रेशर हम लड़कियों के ऊपर, क्योंकि हमें तो एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है कि तुमने कर लिया 28-29 तक कर सॉरी लिया। मैम, मतलब मैं ना हमेशा इस बात में कहीं पर भी ना ये ना एक ट्रेंड जो चलता है लड़का लड़की वाला ये वाला, मुझे लगता है 28 साल का लड़का भी उतना ही परेशान है जितना 28 साल की लड़की परेशान है। नो आई एम जस्ट नहीं वाला। नहीं सर, मतलब मतलब नो इट्स नहीं सर, हमारे समाज के स्टैंडर्ड ऐसे हैं कि स्पेशली आपने स्टैंडर्ड बदला है, आपने स्टैंडर्ड बदला है, तो सर, आप बस इसी चीज से स्टैंडर्ड मैं एक एग्जांपल हाँ। डिस्कस करती हूँ सर इसके साथ। जैसे कि मैम ने बताया ना, ऐसा होता है सर। जैसे कि मेरा 12th पास आउट हुआ, उसके बाद मैंने कोचिंग करना प्रेफर नहीं किया क्योंकि मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, हम 4 भाई बहन थे, सिस्टर को कोचिंग कराई थी, वो बाहर पढ़ रहे थे, और मेरे बाद मेरे ब्रदर को भी पढ़ना, ये मेरा भी माइंडसेट था यार उसको पढ़ाना, पैसा चाहिए सर अगर आपको अच्छी जगह से कुछ कर रहे हैं। मैंने कोचिंग नहीं किया एंड आई चूज टू कि हाँ मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ, और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन का रिजल्ट बहुत अच्छा आया, मतलब गोल्ड मेडलिस्ट निकली। तब मेरे को मुझे सबने बोला कि अब तो यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। और व्हाई आई चूज टू प्रेफर जॉब, मैं रीजन बता रही हूँ आपको उसका। मेरे दिमाग में यही था सर जो मैम ने बोला कि लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, जिस चीज की मैं तैयारी करने जा रही हूँ यूपीएससी, उसके लिए पूरा डेडिकेशन चाहिए, मुझे सब कुछ छोड़कर वो सब चीजें करनी है। और उसमें वो साल मेरे अगर निकल गए तो वो माइंडसेट होता है सर कि शादी करनी है, मतलब अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो उस टाइम पे ये था कि इसकी शादी कर देनी है। तो मुझे लगा कि यार मैं तैयारी करती रह जाऊंगी, मैं अपने पेरेंट्स के लिए कब क्या करूंगी। मैं आपको अपना माइंडसेट बता रही हूँ। तो ये होता है सर, क्योंकि मुझे ये था कि यार नहीं, मेरे पेरेंट्स कब तक स्ट्रगल करेंगे इन्हीं सब चीजों में, मैं उनको कब अच्छा टाइम दिखाऊंगी। दैट्स व्हाई आई चूज टू प्रेफर जॉब। मैं करना चाहती थी मैम यूपीएससी, और मैंने आपसे भी यही बोला। इस बात को हमेशा करते टाइम ना, क्यों मैं इस बात पे आपका जैसे सोरिस में हम ना खुद के लिए एक चीज ना सेट करते हैं पहले। जैसे मेरी लाइफ का एक ओरियो बिस्किट खाया आप लोगों ने, तो ओरियो बिस्किट ना इट्स नॉट अबाउट ओरियो ओपिनियन है पहले आपका, उसके बाद आप अपने एक्सपीरियंस ऐड करते हैं, उसके बाद आप उसमें रिएक्शन देखते हैं, और लास्ट में दोबारा आप उस पर देखते हैं कि जो आपने पहले ओपिनियन चुना था वो सही था कि नहीं चुना था। जैसे मैडम के साथ या सर जो आपके साथ भी, हम लड़कियों को ये वाली बात के साथ लेके चलते हैं कि उनकी शादी हो जानी है। देखिए शादी होनी तो दोनों की होनी, लड़के की भी होनी, एक बार पूरी कर दो बस बात। सर आप नहीं रिलेट कर पा रहे, अलग कहानी है। नहीं अब ये तो देखिए, जब तक मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाऊँ, इसलिए ना आप पूरा स्टेटमेंट सुनेंगे तो शायद आप वहां जाएंगे जहां आपको ले जाना चाहते हैं। मैं आपको सोशल, हमारी सोसाइटी का जो हमारे समाज का ढांचा कुछ इस तरीके से है। पहले लड़कियों की शादी, जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम लड़कियों की शादी 20-21 की उम्र में शादी कर दी जाती थी, हमारी भी हो गई सेम उसी तरीके से। आज लड़कियां करियर कॉन्शियस है, वो अपना करियर बनाती हैं, लेकिन उसमें भी माँ बाप ये चाहते हैं 30 से पहले शादी हो जाए। हाँ। क्योंकि लड़कियां जो होती हैं वो फैमिली को रन करती हैं, परिवार लड़कियों से चलता है, क्योंकि वो एक मदर बनती है। और कहीं ना कहीं ये जो कहा जाता है कि फर्टिलिटी, जीन्स, आपके डाउन सिंड्रोम्स, आपने सुना होगा, बहुत सारे मेंटल एबनॉर्मल डिजीजेस होती हैं अगर मदर लेट एज में कंसीव करती है। फिर मैं बता साइकोलॉजी में बहुत बड़ा कारण है। मैं आपको यही बताना चाह रहा था, आप जिस बात को अभी साइकोलॉजी कहते हैं, मैच्योरिटी लेवल गर्ल्स में ज्यादा पहले आ जाता है। सर आता है, नो डाउट आप आता है सर, आप उस पर जाना चाहते हैं।
क्यों आप महिलाओं को ऐसे कमजोरी दिखाना सर चाहते हैं? कमजोर नहीं, आप क्यों इस गलत चीज आप को गलत करना समझ चाहते रहे हैं? हैं नहीं, शादी होने टॉपिक वाली बात टॉपिक नहीं बदल नहीं जाएगा, सर, इसलिए मैं कहना चाहता हूं। टॉपिक चला गया गलत हाँ, डायरेक्शन कोई में। बात नहीं, इसमें सही हम दोनों वो अपनी जगह सही है। अनावश्यक जो हाँ। प्रेशर जो होता है ना, हाँ, उनके माँ बाप नहीं कहते exactly. कि शादी कर चलो दो। मैं खुश नसीब हूँ, वो मेरे घर वालों, अड़ोसी मेरे माँ पड़ोसी बाप, आजू आंटियों बाजू हाँ, मेरी सबको बहनों को टेंशन नहीं हाँ, होती है डालेंगे। अब कि सर शादी नहीं हुई। आपने एक चीज बोली ना, ओपिनियन कैसे सेट होता है, फैमिली में क्या चला आ रहा है, आपकी सराउंडिंग, एक बात मैं Exactly. कंप्लीट करना चाहूंगी, फैमिली में जो चला आ रहा है और आपके लिए आपके आइडियल आपके पेरेंट्स होते हैं, उनकी बातें होती हैं। आज मेरा करियर ही ये रीजन है, आज मेरा जॉब प्रेफर करना, और उसके बाद मेरी मेहनत ही ये वो अचीवमेंट थी कि उनको लगा कि नहीं ये अब जो कर रही है इसको करने देना चाहिए, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं ये मन में था कि शायद आफ्टर मैरिज ये चीज कंटिन्यू कर पाएगी बस या मैं यही नहीं। तो आपको लाना चाहता था जो है आप ना? आए हो, मैं यही हाँ। बोलना चाहता हूँ कि आप अगर पेरेंट्स को पहले दिन ये समझा रहे हैं कि हम आपको वहां कर सकते हैं, मेरे अंदर वो काबिलियत है, उसके तो लिए सर लड़के वाले उसके लिए कुछ अचीव करना पड़ेगा पहले। मैं वो मेरे confidence इंस्टीट्यूट में gain उन्होंने 99 किया। हाँ करके सर कॉन्फिडेंस आप नहीं समझिए, था उन्हें, वो मैं दे अभी भी वांट कहना चाह रहा हूँ, मेरे इंस्टीट्यूट में 99% लड़कियां पढ़ती हैं, जिसमें से लगभग 83% वो पढ़ती हैं जो वुमेन जो है ना शादीशुदा हैं। तो अगर शादी का भी प्रेशर है तो नहीं, शादी सर, आप- अलग तरीके के एग्जाम्स हैं। टीचिंग का एज क्राइटेरिया मोस्टली टीचर्स जो होते हैं वो 35 और 40 टीचिंग around वो इतना प्रोफेशन होता है जिसको जनरली हाँ, लोग generally प्रेफर भी करते हैं। प्रेफर करते हैं। हमारे पसंद भी समाज करते हैं। में जो सबसे ज्यादा प्रेफर की लड़कियों For के लिए girls. सबसे बेस्ट जो प्रोफेशन चुना जाता है वो कहा जाता है कुछ नहीं है तो टीचर बन जा, क्योंकि दोपहर को घर आ जाएगी, घर को भी संभालेगी, हाँ घर में भी आके करेगी। तो ये अच्छे पापा ने that कहा is था the कि only मम्मी ने reason. कहा था, पापा ने नहीं कहा था। पापा ने घर संभालने वाले पापा ने कही कि मम्मी ने नहीं कहा। सर, मुझे ये लगता है कहीं ना महिला का कहीं सबसे बड़ा आज दुश्मन महिला है हम कि एक कोई बच्चे- समझना सर नहीं नहीं सर चाहता। आप ना खैर, देखिए, चेंज नहीं होगा। सर वो आप ना समझ वो रहे? चला गलत डायरेक्शन में जा रहा है सर। हाँ, वो वाला, सर हाँ। दुश्मन नहीं होते, हम्म। वो पेरेंट है, माँ है सर, ठीक है। वो क्या चाहती है, वो भी चाहती है कि भाई हम सबसे ज्यादा किस चीज से डरते हैं, समाज, पेरेंट्स जी, की अगर मैं बात करूं, समाज क्या कहता है। अब वो जिस सराउंडिंग में रह रहे हैं उसका माइंडसेट ऐसा है, बच्ची की सही समय पे शादी हो जानी चाहिए। अब जब तक मैं कुछ अचीव नहीं करती, अगर मेरा मास्टर्स में गोल्ड मेडलिस्ट नहीं होता सर, मेरी शादी की बातें होती थी, बल्कि मैं छोटी बहन थी क्योंकि सिस्टर बाहर पढ़ रही थी, तो उसको लेकर ये माइंडसेट नहीं था, लेकिन मुझे लेकर ये माइंडसेट था। रीजन यही है सर, फर्स्ट यू हैव टू प्रूव समथिंग, और उसके लिए आप ये कह रहे हो, अगर मैं ये बोलूं कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है और दे अलाउ मी फॉर 2 to 3 years कि हाँ तू कर, ये मुश्किल था सर, मेरे लिए भी मुश्किल था, सर, इसमें क्योंकि हो सकता है मैं तो जो हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी है उसमें उसके लिए उसका है योगदान। सर, मतलब आज सर सिलेक्शन होता है ना सर, सिलेक्शन होता है ना, नहीं सर सिलेक्शन होता है तो वही रिश्तेदार होते हैं जो बोलते हैं मेरी भतीजी है या मेरा भांजी है, और वही रिश्तेदार जब नहीं होता तो ये कहते हैं हमें क्या पता क्या कर रही थी बाहर, हमें क्या पता, Exactly, she is right. पढ़ रही होती तो हो ही जाता ना। लड़के तो इट्स वेरी इजी टू से। मेरा सवाल आप तीनों से ही है। 17 जून को वीडियो एक काफी वायरल हुई है, आप लोगों ने भी देखा ही होगा, जिसमें यूपीएससी गुड़गांव की ही है, जिसमें यूपीएससी की एक छात्रा लेट होने के कारण उनको एंट्री नहीं मिलती और उनके माँ बाप एकदम बिलखने लगते हैं, रोने लगते हैं और माँ तो बेहोश भी हो जाती है। तो ये देखते हुए मुझे याद आता है कि अभी एक डेटा निकला था जिसमें हमें पता चला है कि जेई के प्रेशर से, जेई एग्जाम के प्रेशर से 181 लगभग 181 बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये रिलेटेड है, मतलब क्या पेरेंटल प्रेशर होता है और क्या परिवार के वजह से ही सुसाइड जैसी घटनाएं होती हैं? दोनों ही क्वेश्चंस बिल्कुल अलग है मैम, है ना। एक क्वेश्चन वो जो हुआ लेट एग्जाम की वजह से, उसके बारे में हम लोग जो बात कर रहे थे उस पर कंटिन्यू करेंगे। मैं आती हूँ मैम सेकंड पॉइंट पे। आपने कहा कि पेरेंटल प्रेशर की वजह से सुसाइड्स हो रहे हैं, राइट मैम। मैं जहां पर रहती हूँ राइट नाउ कोटा, और एवरी ईयर हम सुनते हैं बहुत, जब भी नीट जेई का एग्जाम होता है वहां पे ये सुनने को आती है न्यूज, कैसा हुआ, अभी भी हुआ है, राइट मैम। बच्चा अपना घर छोड़ के आता है, पढ़ाई कर रहा होता है, काफी डिस्ट्रैक्शंस में भी इन्वॉल्व हो जाता है, और जब द एग्जाम डे आता है तब वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता और उसको लगता है कि अब अपने पेरेंट्स को क्या बताऊंगा, क्योंकि पेरेंट्स अनअवेयर रहते हैं कि व्हाट ही इज डूइंग, वो 1 साल से 2 साल से क्या कर रहा था। तो पेरेंटल प्रेशर की अगर हम बात करें तो पेरेंटल प्रेशर शायद हमारे टाइम पे फिर भी था, अब कंपैरेटिवली बहुत कम हो चुका है। अब वो बात नहीं है मैम। पहले के टाइम पे गुरुकुल हुआ करते थे, पेरेंट्स मार के भी पढ़ाते थे, पेरेंट्स टीचर्स को हैंड ओवर कर देते। आज के पेरेंट्स बहुत डिफरेंट हो चुके हैं ऑलरेडी, वो अपने बच्चों को बहुत पैम्पर करके रख रहे हैं। हम पीटीएम में भी पेरेंट्स से मिलते हैं, थॉट्स बहुत चेंज हो चुके हैं। तो पेरेंटल प्रेशर की अगर बात करें तो बच्चे को ये समझना चाहिए, ये मेरा सभी बच्चों से कहना है कि बच्चों को ये समझना पड़ेगा कि लाइफ में जो 2 लोग आपका
भला चाहते हैं, जो आपको सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, वो आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स हैं। ये बच्चों को समझना पड़ेगा। वो पेरेंटल प्रेशर नहीं है, वो उनका प्यार है कि जो वो लाइफ में खुद नहीं कर पाए वो आपको करते देखना चाहते हैं। आप आ जाते हो अपने सर्कल में अपने फ्रेंड्स की बातों में, लेकिन आपने 3 इडियट्स का डायलॉग सुना होगा कि दोस्त फेल होता है तो दुख होता है, लेकिन टॉप करता है तो उससे ज्यादा दुख होता है। तो ये बहुत ही कड़वी सच्चाई है कि एक बार को सिबलिंग्स में कंपटीशन आ जाता है, लेकिन पेरेंट्स और टीचर्स हमेशा आपको आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, उनको बहुत खुशी मिलती है। तो ये बच्चों को समझना पड़ेगा। साथ के साथ मेरा पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि आपके जो बच्चे हैं वो, उन्हें नहीं फर्क पड़ता दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है, उन्हें नहीं फर्क पड़ता रिश्तेदार उनके बारे में क्या सोचते हैं, उन्हें फर्क पड़ता है आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। आपको उन्हें मॉरल सपोर्ट देना पड़ेगा, आपको उनके साथ प्रेजेंट रहना पड़ेगा। बच्चे के सब्जेक्ट के बारे में टीचर हैंडल करता है, बच्चे के मॉरल सपोर्ट को वो कर पा रहा है या नहीं, आपकी शाबाशी उसको टाइम टू टाइम मिलती रहनी चाहिए। आप उसको ये मत क्वेश्चन करो तेरे टेस्ट में कम मार्क्स क्यों आ रहे हैं, आप ये एनालाइज करो, उसके टीचर से मिलो कि अपन इसमें और क्या कर सकते हैं। तो बच्चों और पेरेंट्स दोनों को ये समझना पड़ेगा कि अल्टीमेटली आपकी लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। हमें एक जिंदगी मिली है और कोई और भी this is parent not ये life. नहीं चाहेगा, कोई भी पेरेंट नहीं चाहता कि उनका बच्चा सुसाइड कर ले जस्ट फॉर द एग्जाम। एक एग्जाम के लिए कोई पेरेंट ये नहीं चाहता। तो बच्चों को समझना पड़ेगा कि पेरेंट्स आपका चाहते हैं, बस उनका वे अलग है, क्योंकि कुछ पेरेंट्स अनएजुकेटेड है, कुछ पेरेंट्स एजुकेटेड है। आपके दोनों सवाल का एक बार जवाब, पहले तो वहां हाँ। से शुरू कर लेते हैं, फिर सर आपका। देखिए एग्जाम में अगर वो लेट पहुंची है बच्ची, तो एग्जाम में लेट पहुंचना किसी भी तरीके से एक आपको एक टाइम दिया जाता है, जैसे रिपोर्टिंग टाइम है, एग्जाम टाइम है, तो वो आपकी गलती है। आप उसमें रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, वो एक बिल्कुल गलत तरीके से वीडियो रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अगर आप इसे इस तरह करेंगे तो फिर हर बार ये ट्रेंड चल रहा है। हमें बताया जाता है कि आपको 1.5 घंटे पहले, 2 घंटे पहले पहुंचना है। तो यहाँ दूसरा, मैम से वहीं से सवाल, सुसाइड वाली बात ऐसी है, देखिए ये आपका इन्वायरमेंट है। हम पता है क्या करते हैं, हमने सबसे पहले नेगेटिव चीजों को पकड़ के चलते हैं, उसके बाद हम उसके पॉजिटिव पर्सपेक्टिव को छोड़ देते हैं। जहां 181 स्टूडेंट का आप जो डेटा दे रहे हैं, वो ना एक एनवायरनमेंट पता है उस क्लासरूम में तैयार हो जाता है। वो जो आपके पीओस असेसमेंट है ना, वो सबसे, माता पिता दोस्त टीचर कभी नहीं चाहते कि उसका बच्चा कभी भी उसकी नजरों के सामने दोबारा ना आए। वो हमेशा कहता है उसकी आंखों का टुकड़ा हमेशा उसकी आंखों के सामने ही रहे। दिक्कत क्या होता है कि वो जो पीयर असेसमेंट होता है ना, जिसमें हम एक दूसरे के साथ ले लेते हैं कि यार तेरे इतने आगे मेरा अलग, वो वहां से शुरू हो जाता है। जब क्लास के असाइनमेंट टेस्ट आते हैं तो उस दौरान ना उस टीचर को समझना पड़ेगा कि वो क्लास असाइनमेंट में ना वो डायग्नोस करता हुआ चले कि कौन बच्चा ऐसा है जो मेंटली इस चीज को इतना लेके चल रहा है कि एक दिन वो सुसाइड के उस पर जा सकता है। तो इसका मतलब आप उसको डायग्नोस करिएगा और उस दौरान उसका रेमेडियल करेंगे तो शायद ये सुसाइड के, और ये जो माता पिता कभी नहीं चाहते। सारी चीजें है ना, आपको कभी भी इन एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए बहुत हेल्दी वे में आपको इन चीजों को लेना है। माँ बाप आपसे पढ़ने के लिए कह रहे हैं, वो ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे का सिलेक्शन ना हुआ नहीं होगा तो हम उसको मारना, कोई पेरेंट्स नहीं चाहता। और मुझे लगता है कि जीवन, आपका जीवन सबसे अमूल्य है, जीवन से बड़ा कुछ नहीं है। आप ये नहीं तो कुछ और कर लोगे। तो बच्चों को इस बात को समझना होगा अपने ऊपर, ये डिप्रेशन को, क्योंकि वो एकदम से सुसाइड नहीं करता है, डिप्रेशन की स्टेजेस आती हैं। वो एक स्कूल का टॉपर होता है, उसके बाद वो कोटा जैसी जगहों पे जाता है जहां पे हर कोई बच्चा एक एक स्कूल का टॉपर होता है। फिर उन बच्चों में कंपटीशन शुरू होता है, वो उनके क्लास टेस्ट होते हैं, उनमें उसके नंबर, उसका ग्रेड्स गिरने लगता है, नया माहौल। और फिर आप जानते हैं कि ये इन परीक्षाओं में चुनिंदा सीट्स है। फिर मैं वही कहूंगी, सीट्स आर फ्यू, यू शुड अंडरस्टैंड कि कंपटीशन इतना ज्यादा है और बच्चों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, एग्जाम के ऊपर हावी होने देना है। मैंने जब ये सीखा था, मुझे सबसे पहली रेमेडी ये बताई कि you want to crack this exam, then you should learn one thing कि एग्जाम के ऊपर हावी हो जाओ। इससे पहले आधे घंटे का पेपर में मैं ये जल्दी से ये देखती थी कि कितने क्वेश्चंस मुझे आते हैं, खटाखट ये चीज करके। फिर 1 घंटे में वो सारे टिक लगा दिए, बाकी बचा हुआ टाइम मैंने उनको गोले भरने में लगा। तो हम जब एग्जाम पे हावी हो जाएंगे, कोई एग्जाम हम पे हावी होगा ही नहीं। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि सेंटर पे ऐसी घटनाएं हो रही हैं। पहली बात तो देखिए, समझिए, यूपीएससी का एग्जाम देश का सबसे बड़ी परीक्षा है। उस परीक्षा में अब आप वक्त की कीमत को अब आप नहीं समझ रहे हो तो कब समझोगे? और वहां पे जो सिक्योरिटी, हम लोग तो इन चीजों के, इन एग्जाम्स के मैं अरेंजमेंट करती हूँ, मैं खुद देखती हूँ, पर्सनली आई ऑब्जर्व बीइंग अ पर्सन। हमें अथॉरिटीज से ये डायरेक्शंस होते हैं कि भी ह्यूमन अप्रोच रखना है।
ये नहीं है कि बिल्कुल डेडलाइन समय ये है, इतने बज के इतने मिनट पे आपने एंट्री गेट बंद कर देना है। नहीं, अगर गुंजाइश है तो करिए, एंट्री आने दीजिएगा बच्चों को, तो हम देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे अब टाइम लिमिट को क्रॉस करके जाएंगे, फिर आप हम ही को कह देंगे कि पारदर्शिता नहीं है। एग्जाम एग्जैक्टली वही ना, जो क्वेश्चन आएगा पेपर लीक हो गया था, फिर वो क्वेश्चन वहीं से अराइज होता है। सारी चीजें तो सिक्योरिटी कंसर्न से भी हम लोगों को ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं कई बार इन परीक्षाओं। और वो लोग जो गेट पर खड़े होते हैं ना, वो इसलिए नहीं कि आप अंदर ना आए, वो इसलिए थे कि आप अंदर आए। लेकिन अब आप अंदर आने के लिए खुद ही टाइम पे नहीं आए तो कैसे अंदर लेके जाए आपको। लोग उन्हें जो बाहर चपरासी ये जो पेन होते हैं उनको गाली देना शुरू कर देते हैं, इतना बड़ा वो, तो बड़ी सारी चीजें मुझे लगता है वो। मेरा क्वेश्चन आपसे ही था, जैसे आपने बोला कि पेरेंट्स तो आपका भला ही चाहते हैं, वो आपको मजबूर नहीं करते किसी चीज के लिए। एक बहुत बड़ी कोचिंग में पढ़ाने वाले एक हस्बैंड वाइफ को मैं जानता हूँ, जो जेईई नीट के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो मैं एक बार उनसे मिला, उन्होंने मुझे बहुत सारे मैसेज दिखाए जिन बच्चों ने सुसाइड किया। कि उन मैसेजों में एक चीज़ बहुत कॉमन थी, जिस दिन उन्होंने सुसाइड किया उसी दिन उनके मम्मी या पापा कोई उनसे मिलने गए थे वहाँ पे। तो जिसके बारे में एक बहुत कम चर्चा होती है कि कई बार कोचिंग्स को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, टीचर्स को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है कि एग्जाम का इतना प्रेशर है, मार्क्स लाने का, रैंक लाने का इतना प्रेशर है। लेकिन पेरेंट्स का जो इमोशनल टॉर्चर है कि तुमको खेत बेच के पढ़ा रहे हैं, ठीक है, या हमारा सम्मान जो उनका जुड़ा हुआ है, सो कॉल्ड जो सम्मान उनकी सक्सेस से जुड़ा हुआ है, उसका जो प्रेशर किसी बच्चा जो अभी मैच्योर भी नहीं हुआ है, 16, 17 या 17.5 साल का ही है केवल, तो जो पेरेंट्स का रोल है, जिसकी वजह से मेजॉरिटी में इस तरीके के केसेस होते हैं जिसके बारे में ना तो किसी वेब सीरीज में बात होती है ना किसी चीज़ में बात होती है। तो अगर आपके साथ इस तरीके के आपके पास एग्जाम्पल्स हों कि, क्योंकि अगर ये मुद्दा बहुत बड़ा बन गया है कि मैं एक डेटा मैंने पढ़ा था कि 2024 में इतने बच्चे जून तक ही सुसाइड कर चुके हैं कि लगभग 23 का आंकड़ा पार होने वाला है, जिस इतना 2023 में भी इतने बच्चों ने सुसाइड नहीं किया था। तो अगर आपके पास इस तरीके की कुछ कहानियाँ हों जहाँ पेरेंट्स का प्रेशर बच्चे ने फील किया हो और अपने टीचर्स को रीच आउट किया, अपने कोचिंग को रीच आउट किया हो और उसके बावजूद उसने सुसाइड किया हो। सर हैं ऐसे केसेस, आपकी बात से मैं एग्री करूंगी कि पेरेंट्स का प्रेशर होता है, बट अगेन एक चीज मैं आपसे एक एग्जांपल लेती हूँ, हम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, हम सबसे ज्यादा लीनियंट उसके साथ होते हैं। लेकिन मैम पेरेंट्स ही टॉक्सिक हो सकते हैं ना, ऐसा भी हो सकता है पेरेंट्स मैच्योर ना हो। वो कहते हैं ना, एक दो केसेस कहीं हो सकता है कि पेरेंट प्रेशर कई बार बनाते हैं, ये जो उसकी मानसिक स्थिति को इस स्तर तक गिराने में कई बार पेरेंट हो सकते हैं जिम्मेदार। सर देखो, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में मुझे लगता है कि बच्चे कहीं ना कहीं इस तरफ खुद जा रहे हैं, इस दलदल में। ऐसा नहीं है, उन्हें पता होता है, डे 1 से उन्हें ये पता है कि तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम गलत दिशा में हो, तुम गलत कंपनी में हो, या तुम सीरियस नहीं हो। मुझे लग रहा है कि बच्चों को भी इस चीज को समझना होगा और पेरेंट्स को भी। हमारे देश में सबसे कम बात की जाती है ये मानसिक मेंटल हेल्थ के बारे में। सर जो आपने बोला ना उसी को मैं ऐड ऑन करूंगी, बिल्कुल ऐसे एग्जाम्पल होते हैं। हम लोग तो अपने टीचर से बहुत डरते थे, बहुत डिस्टेंस में रहते थे, लेकिन मेरे पास खुद बच्चे ऐसे भी केसेस लेकर आते हैं कि मैम घर में झगड़े होते हैं, घर का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ पाऊं, लेकिन जब उस पे बात आती है तो बच्चे से सबकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि तू पढ़। तो मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रही सर कि पेरेंट्स टॉक्सिक नहीं होते, बट आप ये बताइए कि पहले से अब में इतना डिफरेंस आ गया कि हम इस टर्म पे आ गए कि पेरेंट्स आर टॉक्सिक। पेरेंट्स पहले भी होते थे सर, और जितना पिटाई बच्चों ने पहले खाई होगी उससे अब में बहुत डिफरेंस है। अंतर सिर्फ इतना है सर कि बच्चे उस चीज को झेल नहीं पा रहे, उस चीज को समझ नहीं पा रहे। हम जिसके सबसे ज्यादा क्लोज होते हैं उसको उस तरीके से ट्रीट कर लेते हैं। अब वो जो मैसेजेस आपने देखे कि भाई बच्चे को ऐसे ऐसे मैसेजेस किए थे, उस बच्चे से कभी प्यार से भी तो बात की होगी ना पेरेंट ने। हर पेरेंट का एक्सप्रेशन ऑफ लव बहुत डिफरेंट होता है सर, हर पेरेंट का बहुत अलग होता है। और यही तो मैंने बोला कि पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि आपके बच्चे को सिर्फ आपके प्यार से, आपकी शाबाशी चाहिए। तो ये मेरी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि आप इस बात को समझो। लेकिन वो जो पेरेंटल प्रेशर वाली चीज है कि सर पेरेंट्स की वजह से बच्चा सुसाइड कर रहा है, ऐसे बहुत कम केसेस है सर। बच्चे कहीं ना कहीं एक्सक्यूज इस चीज का ढूंढते हैं। जो बच्चा ईमानदारी से पढ़ रहा है ना सर, वो कभी सुसाइड उसके केसेस सबसे कम होते हैं। तो आपका सवाल जहाँ से शुरू हुआ था ना, अगर मैं उसकी शुरुआत और एंड तक जाऊं, तो आपने कहा कि जैसे पूछा इस बारे में कि आपने उन कोचिंग सेंटर के उन ओनर को देखा और आपने कहा कि पहले दिन मम्मी पापा मिलने गए थे। देखिए हर कहानी के दो सिक्के हैं। पहला
माँ बाप लास्ट में भी आकर ना हर आखिरी दम तक अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं। वो ये कहने गए कि बेटा कोई बात नहीं, पेपर पास नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम अगली बार देखेंगे। मतलब मेरे दोस्तों में और मेरे, या तो मेरे को लगता है मैं किसी ऐसे वर्ल्ड में जीता हूँ जहां मेरी लाइफ बिल्कुल अलग हुई है, या मैं कभी उस नेगेटिव दौर को अपने पास, मतलब हमारे मम्मी पापा ने हमारे लिए जो भी कुछ किया होगा ना, कभी बता के नहीं किया कि मैंने बेच दिया, मैंने ये कर दिया, उन्होंने कर दिया और हंसी खुशी हमारे सामने कर दिया। आज के टाइम में ना आपने देखा होगा कई बार ना हम उन चीजों को इतना हाइप दे देते हैं कि माँ बाप ने जो जमीन बेचने वाली बात करते हैं। मतलब आप कभी ना एक बार अपने दोस्तों से पूछेगा कि आपके दोस्तों में कभी उसके माँ बाप उसके कहने आए हैं कि वाला कि भाई हमने तेरे लिए इतना बेच दिया तो अच्छे से पढ़ ले। आप इसे नोटिस करिएगा, मेरे दोस्त आए हैं, सब आए हैं, बच्चा क्या होता है जैसे दिल्ली में आएगा तो दिल्ली में आते ही ना उसका बिल्कुल इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा, और इस इन्वायरमेंट को अडेप्ट करने में जो टाइम लग जाता है ना, उसकी वजह से जो पढ़ने आया था उससे उसका ट्रैक थोड़ा सा क्या होना शुरू कर जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। हम जिस एरिया में मुखर्जी नगर में रहते हैं, मुखर्जी नगर का 80% बच्चा क्या होता है, आता तो पढ़ने ही है, लेकिन उसके बाद उसे लगता है कि चलो 2 दिन बाद पढ़ लेंगे, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होगा, वो बदल जाता है। और वो चीजें ऐसी होती है ना सर कि वो पेरेंट्स से तो शेयर ही नहीं कर सकते। अब आप खुद बताइए उस बच्चे का माइंडसेट ऐसा होता है, एक तो पेपर क्लियर नहीं हुआ या जस्ट बिफोर एग्जाम कई बार बच्चों के सब ब्रेकअप्स भी होते हैं, मतलब बहुत ऑब्वियस। मैंने खुद ने सर अपनी ही स्टूडेंट, सर नेम नहीं लेना चाहूंगी, भरतपुर से वो बिलोंग करती थी, पूरे साल उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, एंड के डेज में जब रिवीजन चल रहा था उसने कोचिंग में आना बंद किया। मैंने आसपास वाले बच्चों से पूछा, उन्होंने कहा मैम वो लाइब्रेरी जाने लगी है, लाइब्रेरी जाने लगी है। फिर मैं जिस पीजी में रहती थी वहां पे कुछ स्टूडेंट्स रहते थे, तो उन्होंने बातों बातों में मुझे बताया कि उसका कोई फ्रेंड है, काइंड ऑफ बॉयफ्रेंड है, वो उसके साथ बैठती है। सर उसका स्टार्टिंग टेस्ट से एंड तक टेस्ट में उसका जो स्कोर रहता था 690, 700, 680, सर उसका नीट में स्कोर आया 350। उसने लास्ट में कोई टेस्ट नहीं दिया, उसने कोई रिवीजन नहीं किया, और मैं चाहकर भी उसको रोक नहीं पाई। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि 100% बच्चे वही होते हैं सुसाइड करने वाले, बट ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहां बच्चे अपनी तैयारी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो इस सच्चाई को एक्सेप्ट ना कर पाते, ना किसी से शेयर कर पाते, क्योंकि अब वो पार्टनर भी नहीं है जिसके साथ वो एफिलिएटेड थे। मेरा सवाल ये है कि क्या कोचिंग्स की कोई एसओपी बनी हुई है पेरेंट्स को थोड़ा सा और मैच्योर करने के लिए? देखिए पेरेंटिंग के लिए कोई मैनुअल कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ईच एंड एवरी हाउस इज डिफरेंट, ईच एंड एवरी चाइल्ड इज कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। तो फिर भी ये जो सर ने बोला ना, मैं जिस इंस्टीट्यूशन में काम कर रही हूँ राइट नाउ, वी आर वर्किंग ऑन दैट ऑल्सो, कि क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्या वो रीजंस है जिससे बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो उसके लिए हमने क्या किया है, हम जहाँ पे भी सेमिनार्स करते हैं एवरी ईयर, और उस सेमिनार में पेरेंट्स भी होते हैं, हमारे कुछ ऐसे सेशंस हैं जो पेरेंट्स के लिए भी होते हैं, और वहां पर हम इस बात पे डेफिनेटली बात करते हैं। हमने कुछ ऐसे डैशबोर्ड बनाए हैं जिससे बच्चा की एक एक परफॉर्मेंस से पेरेंट अपडेट रहे। ऐसा ना हो कि साल में एंड में आके बच्चे पे हावी हो जाए, तेरे मार्क्स क्यों नहीं आए। आप ईच एंड एवरी सेकंड अपडेटेड हो कि आपका बच्चा कितने दिन क्लास नहीं गया, आपके बच्चे का क्या स्कोर है, वो कितनी डीपीपी सॉल्व कर रहा है, वो कितने टेस्ट दे रहा है। आप एक साथ क्यों, आप रेगुलर उसके साथ क्यों नहीं रहे हो, ताकि आप और हम मिलकर उसके सिलेक्शन पे वर्क करें इजी। तो हमारे उस सेशन का नाम है प्रेरणा सेशन, जिसमें बच्चे के एंजाइटी, डिप्रेशन, सेल्फ डाउट, फियर, इन सब चीजों के लिए साइकोलॉजिस्ट प्रोफेशनल्स होते हैं, वो आते हैं और इस चीज को हैंडल करते हैं। तो बिल्कुल इस चीज को किया जा रहा है कि क्या वो रीजन है और क्या वो बच्चे को चाहिए। और जब वो डैशबोर्ड भी पेरेंट्स को दिया गया ना, उनको ये बताया गया दिस इज नॉट फॉर दैट कि आपके बच्चे में एक कमी है, दिस इज फॉर दैट कि जो कमी है उसको ठीक कैसे करना है। आप और हम मिलके साथ में उसका सिलेक्शन करवा सकते हैं, क्योंकि किसी भी बच्चे के सर पे नहीं लिखा हुआ है कि वो आईआईटी क्लियर करेगा या नीट क्लियर करेगा, वो यूपीएससी क्लियर करेगा। हर बच्चा कर सकता है, ये मेरा कहना है। उसको मेहनत करनी है, उसकी कमियों पे उसको वर्क करना है। जनरली क्या होता है कि वो बच्चा अपने आप को और डाउन लाइन पे समझने लग जाता है कि मेरी तो परसेंटेज नहीं है, मेरे टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं। तब किसी ने कोई बात क्यों नहीं, पेरेंट्स ने ये तो कह दिया तेरे टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, तेरे नंबर कम आ रहे, उस पर वर्क क्यों नहीं किया हमने। आप आते कोचिंग में हमसे बात करते, दोनों मिलकर एक साथ उसके प्रोग्रेस में शुरू से साथ रहें, ताकि वो जर्नी उसके अकेले की नहीं हो, सबकी एक साथ हो। तो उसके लिए डेफिनेटली सेशंस होते हैं।